नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। आज शाम की इस शांत हवा में एक ऐसी खबर की गर्माहट है जो दिल्ली से तेहरान तक महसूस की जा रही है। जब दुनिया के नक्शे पर जंग के बादल मंडरा रहे हों, जब ताकतवर मुल्क एक दूसरे की सरहदों को अपनी ईगो की तराजू पर तौल रहे हों, तब दो ऐसी सभ्यताओं का करीब आना जो हजारों साल का इतिहास अपनी जेब में लेकर चलती हैं, कोई मामूली बात नहीं है। भारत में ईरान के नवनियुक्त राजदूत मोहम्मद फतली साहब ने अपनी जिम्मेदारी संभालते ही जो बातें कही हैं, वे सिर्फ कूटनीति की शब्दावली नहीं है, बल्कि वे एक गहरी तीज और एक बड़ी उम्मीद का मेल है। फतली साहब ने कहा कि भारत और ईरान अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें अपनी आज़ाद नीतियों और राष्ट्रीय हितों का सम्मान करते हुए एक दूसरे का हाथ थामना होगा। ये हाथ सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि उस जहरीली विचारधारा के खिलाफ है जिसे हम आतंकवाद और चरमपंथी हिंसा कहते हैं। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो दशकों से प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, वो भारत की उभरती तकनीकी क्षमता की तरफ उम्मीद से देख रहा है। राजदूत साहब ने भारत की अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान की जो तारीफ की है, वो बताती है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बाजार के तौर पर नहीं, बल्कि एक समाधान के तौर पर देख रही है। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता वो साझा दुश्मन हैं जिन्होंने दोनों देशों की नींद उड़ा रखी है। ईरान कहता है कि उसने इस लड़ाई में अपने बेहतरीन सैन्य दिमाग खोए हैं, अपने जवान खोए हैं, और भारत तो दशकों से इस आग में तपकर कुंदन बना है। जब दो घायल योद्धा एक साथ बैठते हैं तो वे सिर्फ दर्द साझा नहीं करते, वे रणनीति साझा करते हैं। पत्री साहब ने पेशकश की है कि ईरान ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में जो विशेषज्ञता हासिल की है, जो कड़वे सबक सीखे हैं, वे उन्हें भारत जैसे अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त के साथ साझा करना चाहते हैं। साथियों, इस देश की मिट्टी की पुकार और दुनिया के मंच पर भारत की धमक को आप तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है। अगर आपको लगता है कि पत्रकारिता को सत्ता की गलियों से निकलकर सच्चाई की गलियों में टहलना चाहिए, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें कि आपको क्या लगता है, भारत और ईरान की ये दोस्ती दुनिया का रुख कैसे बदलेगी। और हाँ, इस आवाज को और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। याद रखिए, आपकी देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं, आपकी जागरूकता में भी झलकनी चाहिए। अब बात उस स्तंभ की जिस पर इस पूरी दोस्ती की इमारत टिकी है, चाबहार। फतली साहब ने चाबहार बंदरगाह को सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक अहम आधार बताया है। ये शब्द बहुत कीमती है। चाबहार वो रास्ता है जो पाकिस्तान के रास्ते को दरकिनार करते हुए भारत को सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के दिल तक ले जाता है। ये सिर्फ ट्रकों और जहाज़ों का रास्ता नहीं है, ये भारत की पहुंच और प्रभाव का रास्ता है। ईरानी राजदूत का ये मानना कि चाबहार क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देता है, ये दर्शाता है कि ईरान भारत को इस इलाके में एक शांति दूत और स्थिरता के कारक के रूप में देखता है। वे जानते हैं कि अगर इस क्षेत्र में खुशहाली लानी है तो व्यापार को गोलियों की गूंज से दूर ले जाना होगा। डॉक्टर इराज इलाही के उत्तराधिकारी के रूप में आए फतली साहब के कंधों पर भारी बोझ है। उन्हें न सिर्फ राजनीतिक संवाद को आगे बढ़ाना है, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक कूटनीति को भी नई जान देनी है। उन्होंने एक बहुत पते की बात कही, टिकाऊ वित्तीय व्यवस्था। हम जानते हैं कि डॉलर और वैश्विक बैंकिंग सिस्टम की पेचीदगियां अक्सर भारत और ईरान के बीच व्यापार की राह में रोड़ा बनती हैं। राजदूत साहब चाहते हैं कि दोनों देशों के कारोबारी समुदायों के बीच सीधा संपर्क हो, बीच के बिचौलिए और बाधाएं खत्म हो। वे अक्षय ऊर्जा और उभरती तकनीकों में निजी क्षेत्र की भागीदारी चाहते हैं। यह एक आधुनिक विजन है जहां पुरानी सभ्यताएं नई तकनीक के सहारे भविष्य लिख रही हैं। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये दोस्ती किसी तीसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने और अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए है। फतली साहब का भरोसा दिलाना कि वे भारत के साथ हर स्तर पर जुड़ेंगे, एक नई सुबह की आहट जैसा है। क्या हम तैयार हैं इस साझेदारी को उस मुकाम तक ले जाने के लिए जहां इतिहास हमें याद रखे? ये सवाल सिर्फ सरकारों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। जब दो दोस्त एक साथ खड़े होते हैं तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। ईरान और भारत का साथ आना इस अशांत दुनिया में शांति का एक दिया जलाने जैसा है। तो चलिए अब उस चाबहार की गहराई में उतरते हैं जिसे ईरान दोस्ती का सुनहरा द्वार कहता है। असल में चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत की भू राजनीतिक किलाबंदी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरे दक्षिण एशिया के व्यापारिक समीकरण को पलटकर रख दिया है। अब तक अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए हमें एक ऐसे पड़ोसी की मेहरबानी पर निर्भर रहना पड़ता था जिसके इरादे हमेशा संदेहास्पद रहे। लेकिन चाबहार ने हमें वो स्वायत्तता दी है जहां हम अपने माल के साथ साथ अपनी सादगी सीधे उन बाजारों तक पहुंचा सकते हैं जहां कभी सिल्क रोड गुजरा करती थी। फतली साहब जब इसे क्षेत्रीय स्थिरता का आधार कहते हैं तो उनका इशारा साफ है, जितना ज्यादा व्यापार बढ़ेगा उतनी ही हिंसा और अस्थिरता कम होगी। क्योंकि जब लोगों के पेट भरे होते हैं और बाजारों में रौनक होती है तो बंदूक उठाने वाले हाथ खुद ब खुद कम होने लगते हैं। लेकिन इस दोस्ती की जड़ें सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट के बंदरगाहों में नहीं हैं। ये जड़ें तो हजारों साल पुरानी उस मिट्टी में हैं जहां फारसी और संस्कृत के शब्द आपस में घुलते मिलते रहे हैं।
हमारी सांस्कृतिक कूटनीति इतनी मजबूत है कि आज भी तेहरान की गलियों में आपको भारतीयता की महक मिल जाएगी और दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों में ईरानी स्थापत्य कला का अक्स। राजदूत फथली इसी सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना चाहते हैं। वे जानते हैं कि भारत आज दुनिया का आईटी हब है, यहाँ का युवा अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा है। वे चाहते हैं कि भारत की ये वैज्ञानिक प्रगति ईरान के काम आए और ईरान का ऊर्जा भंडार भारत की विकास दर को पंथ लगाए। यह एक ऐसा लेन देन है जहां दोनों का मुनाफा है और सबसे बड़ी जीत उन करोड़ों लोगों की है जो शांति और प्रगति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहां एक और गंभीर पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो है आजाद नीति का साहसी रुख। आज की दुनिया में जहां महाशक्तियां देशों को अपने पाले में खींचने के लिए दबाव बनाती हैं, वहां भारत और ईरान का यह कहना कि वे अपने राष्ट्रीय हितों का सम्मान करते हुए स्वतंत्र फैसले लेंगे, एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश है। फथली साहब का ये बयान कि ईरान अपनी आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञता साझा करेगा, असल में उन ताकतों को जवाब है जो इस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। ईरान ने पश्चिम एशिया के जलते हुए रेगिस्तानों में जो कुछ सीखा है और भारत ने अपनी सीमाओं पर जिस तरह की घुसपैठ और साजिशों का सामना किया है, अगर उन अनुभवों का डेटाबेस साझा होने लगे तो आतंकवादियों के लिए छिपने की जगह नहीं बचेगी। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग आने वाले दिनों में सुरक्षा सहयोग का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। राजदूत फथली ने जिस टिकाऊ वित्तीय व्यवस्था की बात की, वो इस कहानी का सबसे पेचीदा लेकिन जरूरी हिस्सा है। आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से व्यापारिक भुगतान में कितनी मुश्किलें आती हैं, लेकिन भारत और ईरान अब डॉलर की दादागिरी से इतर अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अगर हम रुपए और रियाल में सीधा लेन देन शुरू कर देते हैं तो ये न सिर्फ व्यापारिक बाधाओं को खत्म करेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नया उदाहरण पेश करेगा। इससे हमारे छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए ईरान के बाजार खुल जाएंगे और ईरान के निजी क्षेत्र को भारत की उभरती स्टार्टअप इकोनॉमी में निवेश का मौका मिलेगा। ये वो आर्थिक देशभक्ति है जो देश के खजाने को भी भरती है और हमारी रणनीतिक पकड़ को भी मजबूत करती है। आखिर में बात नीयत की आती है। दफ्तर इराज इलाही ने जो नींव रखी थी, फथली साहब उस पर एक आलीशान इमारत तामीर करने का इरादा रखते हैं। वे सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करने नहीं आए हैं, वे आए हैं एक ऐसा सेतु बनाने जो तेहरान के पहाड़ों को हिमालय की चोटियों से जोड़ सके। वे जानते हैं कि चुनौतियां कम नहीं हैं, चाहे वो वैश्विक राजनीति का दबाव हो या क्षेत्रीय खींचतान। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जहां जज्बा होता है वहां रास्ते खुद बन जाते हैं। भारत और ईरान की ये जुगलबंदी आने वाले दशकों में इस उपमहाद्वीप की तस्वीर बदल सकती है। यह सिर्फ दो सरकारों का मिलना नहीं है, यह दो महान सभ्यताओं का फिर से एक होना है, ताकि वे दुनिया को बता सकें कि तरक्की का रास्ता बारूद से नहीं बल्कि आपसी भरोसे और व्यापार से होकर गुजरता है।